मंत्री विधायक भी आते हैं, बड़े पॉलिटिशियन भी आते हैं, तो सरकार का एक अपना एक वहां पे सेट खड़ा होता है। लेकिन सरकार तो इनको निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। प्रतिपक्ष के नजरिए से देखें तो इन्हें खुर्द-हुर्द किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सरकार ने सारे एस्पेक्ट्स पे विचार करके ही कोई कदम लिया होगा। मेरा मानना है कि पीपी मोड पर देने का आशय ये नहीं है कि किसी चीज को पूरी तरीके से हम किसी के सुपुर्द कर दें। पीपी मोड पर भी यदि होता है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है, और कई जगह हमने देखा भी है कि जहां निजी हाथों में कोई चीज गई है तो वो ज्यादा सकारात्मक रूप से लाभ उसने जनता को पहुंचाया है। और जहां तक पैसों की बर्बादी है अथवा किसी भी प्रकार से उस चीज को व्यर्थ पानी में बहा देना, वो भी अनुचित है। लेकिन जहां किसी चीज का सदुपयोग हो सकता है किसी माध्यम से, तो उसमें प्रयोग कर लेना चाहिए। जी नहीं, लेकिन जो डिमांड की जा रही है, जब आपके पास में संपत्ति है उसे तो आप निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहे हैं, और नई व्यवस्था की डिमांड उठ रही है लगातार। इस विषय में मेरी पूरी जानकारी नहीं है कौन सा विषय ऐसा रहा है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तो वहां कई प्रकरण ऐसे देखने में आए हैं कि जहां सरकार ने किसी चीज को अगर किसी माध्यम से उसका उपयोग किया है और उसको निजी हाथों में भी दिया है और निजी हाथों ने उसको संभाला है, तो निश्चित रूप से उसका आउटपुट कई बार अच्छे भी आते हैं। एक आप लोगों ने लक्ष्य रखा भी है और बताया भी जा रहा है कि हम इतने किलोमीटर सड़कें पर डे बना रहे हैं, इतने टोटल हैं, उसमें मिसिंग लिंक भी हैं, स्टेट हाईवे भी हैं, सारे हैं। क्या वास्तव में माना जा सकता है? क्योंकि सवाल मेरा फिर वापस वहीं पे आएगा कि अगर वास्तव में ऐसा है तो सड़कों की स्थिति को लेकर के मुझे लगता है कि जो टॉप 5 कैटेगरी के क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन सड़कों की स्थिति को लेकर के भी है। तो एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि सड़कों की हालात और स्थिति के अंदर हम देश में अग्रणी राज्यों में हैं, पहले नंबर पे हैं, लेकिन ये हालात अगर वास्तव में है जब तो बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है। आप ही के विधायक कहते हैं कि आप आइए वहां से, हमारे क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं, हालात बहुत खराब है। ये बात अलग है कि अपने वक्तव्य के साथ चिंता जाहिर करते करते पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हालात खराब हो गए। मुझे लगता है कि 3.5 साल में तो कंप्लीट हो जाने चाहिए वो हालात भी। मैं नहीं समझता कि वास्तव में यदि हम तुलनात्मक देखें तो बहुत बड़ा अंतर आपको, हमें और प्रतिपक्ष सभी लोगों को नजर आएगा। लेकिन यदि किसी विधायक ने कहा है तो हो सकता है किसी कारण से, कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्षेत्र में ही, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ही एक सड़क थी कोटा से दरा और दरा से झालावाड़। हाँ। तो उसमें बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर काम चल रहा था, मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए। लेकिन उसमें 7 किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट में आता था और फॉरेस्ट से उसे निकालने के लिए कवायद करनी पड़ी, और निश्चित रूप से उसमें जो है कार्य विलंब से प्रारंभ हो पाया। लेकिन अब वहां कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो लेकिन यदि हम उस चीज को जोड़ के देखें तो वास्तव में कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती है, एनजीटी वगैरह ऐसी चीजें हैं जो उसमें अपना कार्यक्षेत्र में अपना अधिकार रखती हैं, हस्तक्षेप रखती हैं। तो उसमें कार्य ऐसी जगह कई बार नहीं भी हो पाते। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो सड़कों के माध्यम से, हाईवे से जुड़े और उनके लिए आवागमन सुगम और सुलभ हो। संदीप जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे एक है कि आपने बजट तुलनात्मक की बात की है। आपकी बात 7.86 यानी कि 7.86% टोटल बजट जो है आपका, उसका सड़कों के लिए रखा है, सड़क पुल इनके लिए रखा हुआ है। ये बजट में कटौती की जा रही है। पहले जो बजट रहा उससे कुछ % डाउन किया गया है। तो या तो ये माना जाए कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है राज्य में, या बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, या फिर बजट का अभाव है। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने के साथ में बजट भी बढ़ रहा है। बजट का जो आकार बढ़ रहा है, हर बार पहले पंचवर्षीय योजना लेके जाते थे आप योजना आयोग के पास में, उसको जब मुख्यमंत्री स्वीकृत करा के लेके आते थे तो उसके बाद में हाउस में सभी टेबल थपथपाते थे। अब वो व्यवस्था बदल गई है, नीति आयोग बन गया है, और बजट का दायरा जो है वो तो हर साल बढ़ता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ऐतिहासिक केंद्र से बजट स्वीकृति के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह हर सरकार की स्थिति है।
लेकिन सच्चाई है कि बजट का आकार हर साल बढ़ता जाता है और बजट का आकार बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका कुनबा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो डिमांड भी बढ़ती जाएंगी। यही वजह है कि बजट भी आपका बढ़ता जाएगा, प्लान और नॉन प्लान दोनों का ही। बिल्कुल। और उस बजट को किस प्रकार विवेकपूर्ण तरीके से खर्च किया जाए, कहां उसकी आवश्यकता किस समय कितनी है, किस समय उसकी आवश्यकता कम हुई, इन सारी चीजों को अगर हम सार्थकता के साथ करते हैं तो ये जनता का पैसा जनता के उपयोग में आता है जी। अन्यथा जो फिर मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने पैसों को व्यर्थ बहाया, चाहे आप चिकित्सा में देखें, चिकित्सा के माध्यम से उन्होंने दवाइयां मुफ्त की और उन दवाइयों में नकली दवाइयां लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाला। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उनके गलत और अविवेकपूर्ण निर्णय रहे। ऐसी यूनिवर्सिटीज खोल दी, ऐसे कॉलेजेस जिसमें 4-4 बच्चे पढ़ने के लिए नहीं थे। तो ऐसे जो अविवेकपूर्ण निर्णय है वो वास्तव में जनता के लिए बहुत हानिकारक है और निश्चित रूप से जब विवेकपूर्ण निर्णय किए जाते हैं तो उसमें बजट की कटौती, बजट में किस प्रकार से किस चीज में बजट को अधिक व्यय करना है, किस चीज में अगर पहले ज्यादा था और बाद में यदि उसे कम करने की आवश्यकता है तो उसको कम भी कर सकते हैं। चलिए, आवास योजना को लेकर के भी बात की गई है कि आवासन मंडल एक तरफ तो उसे पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आवासन मंडल के जो मकान हैं उनकी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए जन आवास योजना सरकारें लेकर के आ रही हैं। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली इस वक्त हैं। योगेंद्र, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसे पंगु बनाने की पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बजट उसका फ्रीज कर दिया गया है, गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं और आवास की जब डिमांड थी तो उसमें चर्चाएं साफ आ रही हैं और लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है कि 2022 तक सबको आवास की योजना और लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है। देखिए, सही कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो पिछली सरकार में राजीव आवास योजना थी उसी का नाम बदला गया है। 2015 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी घोषणा की। खास बात यह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड में आज की स्थिति ऐसी है कि 17,000 आवास ऐसे हैं जो बनकर तैयार है, उनका आवंटन नहीं हो पा रहा है और करीब 11,500 आवास ऐसे हैं जिनका नामांकन हो चुका है, अलॉटमेंट भी हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी किस्तें आई नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति पनप चुकी है कि हाउसिंग बोर्ड जो 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला हाउसिंग बोर्ड है उसको बंद होने की जिस तरह से अफवाहें चली या फिर सरकार में क्या कुछ चहलकदमी हुई वो अलग इश्यू है, लेकिन स्थिति आज है कि पूरा जो विभाग है बंटाढार हो चुका है। वहां पर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है कि कब बंद होगा, आगे कोई योजना लॉन्च होगी या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड की ओर से और यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, हालांकि वो अपना नाम नहीं बताते, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी योजनाएं हैं, 17,000 आवास उनके पास पड़े हुए हैं, क्यों ना इस योजना के तहत लोगों को बांट दिया जाए तो लोगों का भी लाभ होगा और रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो भी उससे फायदा होगा। लेकिन एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है और दूसरी तरफ इस योजना में जिस तरह से 10 लाख आवास 2022 तक देने का लक्ष्य रखा गया था, अब तक जो टारगेट है न के बराबर है, पूरा नहीं हो पा रहा है और अभी भी अड़चने आ रही हैं क्योंकि बिल्डरों को जिस तरह से रिबेट दी गई थी, एफआईआर में छूट दी गई थी, एक असमंजस था। लेकिन फिलहाल 2 बजट आ चुके हैं, उनमें कुछ राहत जरूर मिली है, तो अब इस जो योजना है उसको गति मिलने की उम्मीद है। चलिए, थोड़ा फास्ट होगा तो इससे माना जा सकता है कि स्कीम सक्सेस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब बहस हो रही थी हाउस के अंदर तो उस दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट बिल्डर्स को प्रमोट करने के लिए, अपने चहेते लोगों को देने के लिए आवासन मंडल को पंगु बनाया जा रहा है और इन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, जब आप बता रहे हैं कि राजीव आवास योजना और जन आवास योजना, चाहे प्रधानमंत्री जन आवास योजना हो चाहे मुख्यमंत्री जन आवास योजना हो, जब प्रतिपक्ष आप कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार की योजना थी, इसी को दूसरे रूप में बदला गया है, तो मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को फिर इस पर गौर फरमाना चाहिए कि जब खुद ही की योजना है उसका अगर नाम बदल करके भी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है तो उनकी भी तो कोई मकसद रहोगे कि या फिर ये माने कि पूर्ववर्ती सरकार की इच्छा तो कुछ और थी और वर्तमान सरकार की इच्छा है कि वो भूमाफियाओं को पनपने दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है?
देखिए, पिछले दिनों जो बजट आया था तो कुछ जो डेवलपर्स हैं, कोलोनाइजर्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। एक गंभीर विषय उन लोगों ने बताया था कि पिछली सरकार में जो गहलोत सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने बिल्डर्स को प्रमोट करने के लिए योजना लॉन्च की थी। जिस तरह से जो केंद्र की योजना थी, जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस सरकार की, सेंटर में राजीवास योजना ये चल रही थी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भट्टी बस्ता जो जयपुर में ही योजना है, वहां पर आवासों का निर्माण था, वो आज तक नहीं हो पाया। सरकार बदली, पहला चरण का जो फेज है उसमें करीब 1250 करोड़ रुपए की जरूरत है, आज तक गवर्नमेंट नहीं दे पाई, सारी सरकार नहीं दे पाई। दूसरी बात इसमें यह है कि बिल्डरों के साथ जो वादा गवर्नमेंट ने किया था, वो वादा नई सरकार बदलते ही अब बिल्डर असमंजस में है कि जो पुरानी सरकार का वादा था उसके बाद कई जो इनके एफआईआर देने वाला या फिर कितना जो क्षेत्र होगा, रेशो होगा कि कितने योजना क्या रहेगी और कितना आवास बनेगा और कितना निर्माण रहेगा, कितना उसमें खाली स्पेस छोड़ा रहेगा, कई असमंजस की स्थितियां अभी चल रही है। तो बिल्डरों में, और जिस तरह से नोटबंदी के बाद भी एक नया माहौल अब बना है और एक असमंजस इन लोगों में यह है कि अगर योजनाएं हम देते हैं, गवर्नमेंट रिबेट नहीं देती। पिछली सरकार में जिस तरह से कई बिल्डर बर्बाद हो चुके हैं, जिस तरह के उनके आरोप हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चलो उनको बुला लेती है, उनसे सुझाव भी लेती है, मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे सुझाव लिए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि स्पष्ट तो कोई नहीं कहता कि किस तरह से जो कानून है, बायलॉज है, उनमें बदलाव होता है कि नहीं होता है। तो एक असमंजस की स्थिति ये रहती है, जो कहीं ना कहीं जो आवास की योजनाएं हैं, आमजन को जो आवास मिलने चाहिए, चाहे पीएम योजना हो चाहे मुख्यमंत्री की योजना हो, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो ठंड बस्ते में चला जाता है और लोग केवल तरसते रहते हैं कि कब उनको जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको आवास मिलेंगे। चलिए, लेकिन दूसरा सवाल है कि मकान काफी बनाए हुए हैं अभी भी, और जितनी बुकिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखिए स्लम फ्री करने के लिए सबको आवास आपको देना है। सरकार ने कैटेगरी भी तय कर दी है कि 85% जो आवास हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेंगे। तो ऐसे में स्लम फ्री होने का जो लक्ष्य 2022 का साध के चल रही है बीजेपी केंद्र और राज्य सरकारों में, वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि अगर रियल एस्टेट का ये स्ट्रक्चर है, वो क्यों संदीप शर्मा साहब से सवाल हमारा यही था कि नहीं बिकने की एक बड़ी वजह ये भी है कि बुकिंग के आधार पर वो लोग अपनी तैयारी करेंगे। नहीं बिकने की वजह एक ये है कि संसाधन और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है। ये एक वजह मानी जा सकती है कि शायद लोग अपना इंटरेस्ट इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, दो बातें होती हैं। सरकार का आवासन मंडल की अगर कोई स्कीम होती है, यहां कॉलोनी डेवलप की जाती है, तो लोगों का एक विश्वास होता है कि सरकार की है योजना और इसका विकास होगा। और जब जब रियल एस्टेट में आप करने जा रहे हैं जन आवास योजना, तो क्या मान सकते हैं कि एक बड़ी वजह है कि अभी भी विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं बिल्डर्स? देखिए, मैंने वही बात बताई कि एक असमंजस की स्थिति है। क्यों है? गवर्नमेंट ने जब बजट आने वाला था उससे पहले सुझाव लिए गए, सीएमओ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुझाव लिए। उसके बाद करीब 20-22 उनकी मांगे थी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है, जो हमारा लाभ है, वो हमें मिले। बाकी आवास की जो स्कीम में जो हम आवास देंगे उसमें जो कम से कम उसकी अगर कीमत आएगी तो उसका जो भार होगा, वो जो खरीदार होगा, जो लॉटरी में चयनित होगा, यानी जो उस फ्रेम में फिट हो रहा है, जो गरीब तबका है, उसको सस्ता आवास मिले। लेकिन इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार के टैक्सेस भी हैं उसमें, तो कहीं और जो निर्माण करने का जो क्षेत्र है उसमें भी, जो क्षेत्र है उसमें कटौती की गई है। तो एक असमंजस है, उसको वो अभी भी मैं रोकना चाहूंगा। संदीप शर्मा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। आप जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी वजह क्या है कि हाउसिंग बोर्ड में कहीं पे भी दूर भी अगर कॉलोनी काटी जाती है, बनाई जाती है, तो लोगों की बुकिंग एडवांस होती है और लॉटरी के जरिए उसका निस्तारण किया जाता है। लेकिन जब आवास योजनाएं बन रही हैं, हर शहर के मुख्यालय में, बड़े टाउन्स में बनाई जा रही हैं, बावजूद उसके अभी भी जो रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी हैं या जो बिल्डर हैं जिस योजना को बना रहे हैं, उन लोगों के सामने एक सवाल है कि हमारे आवास अगर नहीं बिके तो क्या होगा? क्योंकि बुकिंग रेशो जो है कई शहरों में बहुत कम है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि वास्तव में या तो वो लोग विश्वास नहीं जमा पा रहे, जब सरकार का हाथ पीछे है, तो क्या वजह है कि अभी तक पूरी तरह से ये योजना जो है जिस तरह से सिरे चढ़नी चाहिए वो नहीं चढ़ पा रही है? जो आवास विकास संस्थान मकान बनाते थे, हाँ, निश्चित रूप से वो सुविधाओं से परिपूर्ण होते थे और मल्टी स्टोरीज उनमें शायद ना रह के प्लॉट दिए जाते थे। ऐसी कई वजह रही हैं जिनके कारण से लोगों का रुझान आवास विकास संस्थान, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की तरफ ज्यादा रहा है। और जो पिछली सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग जो योजना लागू की थी, वो अफोर्डेबल पूरी तरीके से सफल हुई और उसके पीछे कॉज रहे
कि वहां अच्छी सामग्री का उपयोग नहीं हुआ, नॉर्म्सों का पूरा ध्यान नहीं रखा गया, जिस प्रकार से नक्शे निर्माण होने चाहिए थे उनका पूरा ध्यान नहीं गया, पूरी पर्याप्त मात्रा में उसमें सीमेंट, गिट्टी और वो मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से मैनेज्ड अफोर्डेबल उनकी जो हाउसिंग स्कीम थी वो पूरी तरीके से, जिससे लोगों का विश्वास टूटा है। और लेकिन अब जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन आवास योजना है वो पूरी तरीके से पारदर्शी योजना है और इसमें पूरी चीजों का योजना के तहत ध्यान रखा जा रहा है और निश्चित रूप से लोगों का रुझान पुनः इस ओर आएगा। नहीं, मेरा एक सवाल ये है, संदीप जी आप तो बहुत अच्छे से देखते हैं